जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज विद इज्ज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसमें जो जबरदस्त वैकेंसी आई है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ साथियों के मन में जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, उनके मन में ये डाउट होता है कि कहीं ये प्राइवेट तो नहीं है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो कंपनी है एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। किसका किसका? तो एचपीसीएल का, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। ये दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। अब कितना परसेंट एचपीसीएल का शेयर है और कितना परसेंट जो है राजस्थान का है, राजस्थान गवर्नमेंट का है, ये मैं आपको बताता हूं। बढ़ता हूं आगे वीडियो की तरफ। तो देखिए, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के बारे में आपको इसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड इज ए विजनरी ज्वाइंट वेंचर बिटवीन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप लोग जानते हैं कि एचपीसीएल एक बहुत बड़ी महारत्न कंपनी है, ठीक है, पीएसयू कंपनी है, जिसका की शेयर 74% है और बाकी का जो कितना बच गया 26%, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का 26%। और इसका जो स्थापना है, एस्टेब्लिशमेंट, ये रिसेंट ही 2013 में ही हुआ है। नई रिफाइनरी है और बहुत अच्छी कंपनी है। आपका लाइफ स्टाइल अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा, ठीक है, सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से पूरे एनर्जी के साथ। तो बातें करते हैं आगे इस वीडियो में हम लोग। पूरा इसके बारे में मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका कैपेसिटी है, फिर उसका क्रूड कहां से आता है, कहां कहां से उसका क्रूड आता है, ये सब जानकारी है जो कि आप लोग मन हो तो बाद में देख लीजिए, ठीक है। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया हूं, साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया हूं। और दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे तो जब आप जुड़ेंगे तो हो सकता है आपको पुराना डाटा ना मिले, तो वहां पे आप एडमिन सेक्शन में जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप मुझसे ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मांग सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। आपको पूरा पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे मैं आता हूं डायरेक्ट। ये देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव। अभी तक मैं जितनी भी वैकेंसी देखा हूं डिप्लोमा लेवल पे, ये पहला वैकेंसी मैं देखता हूं। इससे पहले भी दिया था एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, एचआरआरएल ने ही, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे डिप्लोमा वालों को लेता है और डायरेक्ट ऑफिसर बनाता है। इससे इससे पहले मैं जितने भी वैकेंसी देखा उसमें सब पहले नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे डिप्लोमा होल्डर को लेता है, लेकिन ये पहला कंपनी है जो डिप्लोमा होल्डर को ऑफिसर, डायरेक्ट एज ए ऑफिसर ले रहा है, ठीक है। और जहां पे आपका बेसिक 30,000 से स्टार्ट किया जाएगा, E0 पोस्ट मिलेगा आपको एग्जीक्यूटिव में, जूनियर ऑफिसर आपको, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 है। अब कुछ दोस्त के मन में ये आ रहा होगा कि सर क्या इसमें एज रिलैक्सेशन है या नहीं, अगर एज रिलैक्सेशन है तो कितना साल का है, तो सारी बातों का चर्चा मैं इसमें करूंगा, ठीक है। मैं मुख्य रूप से मैं इसी पोस्ट के बारे में चर्चा करूंगा और क्योंकि और साथ ही साथ सिलेबस भी इसी पोस्ट का लाऊंगा और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है, कुछ कुछ टॉपिक का मैं वीडियोस भी लाऊंगा। बाकी ये सारे जो है एक्सपीरियंस, इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और हाँ, एक चीज और बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। फ्रेशर भी भर सकते हैं और जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको तो और अच्छी बात है। लेकिन एक फ्रेशर भी आप अगर हैं, जस्ट पास आउट हुए हैं, तो आप भर सकते हैं। अब कुछ दोस्त के मन में आ रहा होगा कि कब का पास आउट होना चाहिए। अगर अभी हम जस्ट पास आउट हुए हैं तो सारा चीज आपको मैं इस एडवर्टाइजमेंट में बताने वाला हूं, ठीक है। तो बढ़ते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ। ये सारा अलग अलग पोस्ट के लिए है और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो ये देख लीजिए। इंपॉर्टेंट डेट 17 जनवरी से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और ये 8 फरवरी तक ये भरा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद आपका जो एज रिलैक्सेशन है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसा कि मैं अभी बात किया था, वो आपको 15 जनवरी से पहले आपका कंप्लीट हो गया होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जैसे कि अब कुछ दोस्त जस्ट पास आउट हुए हैं, 15 जनवरी के बाद होंगे, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। 15 जनवरी से पहले अगर आप इसके क्राइटेरिया में आ गए हैं, जो भी क्राइटेरिया है, चाहे वो क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग हो या फिर आपके एज के रिगार्डिंग, वो आपको 15 जनवरी तक इसका क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, वो जो कट ऑफ डेट है वो है 15 जनवरी 2025। ठीक है, इस डेट से पहले तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब कुछ दोस्त जो अपियरिंग में है वो भी पूछते हैं कि क्या सर मैं भर सकता हूं कि नहीं, तो दोस्त आप नहीं भर सकते हो, क्योंकि आपका 15 जनवरी तक अगर कंप्लीट नहीं, क्लियर एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, तभी आप एलिजिबल हैं। ये डेट है 15 जनवरी 2025। ठीक है, इस डेट से पहले अगर आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट है तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस हैज मेंशन्ड अगेंस्ट ईच पोजीशन। अब हर पोस्ट के लिए जो है उसका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, अगर आपका डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो भी, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो भी, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग फर्टिलाइजर से आप अगर किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग प्लास्टिक एंड पॉलीमर से है, इसमें सारा स्पेसिफिकेशन जो है, जो भी है, सारा लिख दिया गया है। अगर आपका शुगर टेक्नोलॉजी से भी अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग किए हैं, या फिर रिफाइनरी से किए हैं, पेट्रोकेमिकल से किए हैं, ऑयल एंड टेक्नोलॉजी से किए हैं, या फिर पॉलीमर टेक्नोलॉजी से किए हैं, ये सारे एलिजिबल है। ठीक है, और साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव E0 पोस्ट के लिए केमिकल वालों में डिप्लोमा के साथ साथ अगर आपका बीएससी है, केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर होना चाहिए। ठीक है, बीएससी आप किए हैं और आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है, या फिर अगर आप जो है सो पॉलीमर केमिस्ट्री से या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से किए हैं तो आप एलिजिबल है। और हाँ, अगर आपका मार्क्स 60% से कम है, ओवरऑल आपका ग्रेजुएशन जो है अगर 60% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये यूआर ओबीसी के लिए, और अगर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है तो उसके लिए आप 50% पे भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछ देते हैं कि सर मैं फर्टिलाइजर से किया हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, मैं पेट्रोकेमिकल से किया हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर मेंशन है आपको डिप्लोमा किस किस स्ट्रीम से होना चाहिए। केमिकल में भी बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारा उसका ब्रांच है, तो इन सारे ब्रांच का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं कि सर मेरा बीएससी ऑनर्स में फिजिक्स है, क्या मैं भर सकता हूं, या मैथमेटिक्स है, भर सकता हूं। तो मेरे दोस्त यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आपको केमिस्ट्री जो है सो ऑनर्स पेपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट में ये सब आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया है ये पढ़ लीजिए, और आपका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, ठीक है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, वो आप जानते ही हैं रिफाइनरी में क्या क्या होता है, जैसे स्टार्टअप, कमीशनिंग, इक्विपमेंट ऑपरेशन, जैसे कि पंप, कंप्रेशर, एयर ड्रायर, स्टीम एंड गैस टरबाइन, डीएम प्लांट, बॉयलर, हीटर एक्सचेंजर, कॉलम, वेसल्स, फर्नेस, कूलिंग टावर, फैंस, फिल्टर्स, डेयरेटर, रिएक्टर, स्टोरेज टैंक, बर्नर्स, टैंकेज फैसिलिटी, गैस स्किड, स्टीम हेडर्स, ये सारे इक्विपमेंट को आपको हैंडल करना पड़ेगा। उसका स्टार्टअप करना पड़ सकता है, उसको कमीशनिंग करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सारा है। इसके बाद आप
पूरा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसी का चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद मैं कुछ चीजों को स्किप कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको पूरा एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगा तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहां पे एडमिन सेक्शन में जाकर के आप हमसे पीडीएफ मांग सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सारा है वो आप देख लीजिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ये सब तो डिफरेंट वो दूसरे दूसरे ब्रांच का है जो कि मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मेरा फोकस इसमें आपको बस केमिकल वालों का डिटेल बताना है। बातें तो आप वैकेंसी तो आप सारा देख ही रहे हैं इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का, बट जो डिटेल्स में बात करूंगा वो केमिकल वालों का बात करूंगा, क्योंकि मेरा खुद का ही स्ट्रीम केमिकल है डिप्लोमा। ओके, इसलिए मैं उसमें ज्यादा बातें करूंगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रिकल का ये पोस्ट है, ये आप लोगों को पता ही होगा, तो इस सब के बारे में मैं अभी ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आप लोगों को अगर इस सब ब्रांच से हैं तो आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो सीटीसी जाएगा, वो सीटीसी जो है आप E0 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो सीटीसी जाएगा 8.29 लाख जाएगा पर एनम। ठीक है, तो अच्छी पैकेज है, अच्छी जॉब है। आपका बेसिक 30,000 से स्टार्ट होगा, और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूं कि एग्जीक्यूटिव पोस्ट दे रहा है HRRL। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद सीटीसी में आपको सारा कुछ इंक्लूड होगा। सीटीसी में जैसे कि बेसिक पे हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, जैसे पीएफ वगैरह होता है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए। ठीक है, एचआरए में यहां देखिए स्टार लगा हुआ है, कहने का मतलब ऑन अलॉटमेंट ऑफ हाउस एट टाउनशिप नो एचआरए इज अवेलेबल। अगर आपको उसके टाउनशिप में रूम मिल जाएगा तो फिर एचआरए नहीं मिलेगा। जब तक आपको रूम नहीं मिलेगा तब तक आपको एचआरए दिया जाएगा। ठीक है, तो पर्क्स अलाउंस, कैफेटेरिया अलाउंस, ये सारा आपको उस सीटीसी में इंक्लूड होगा। ओके, तो इसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर हम बात करते हैं। ये देख लीजिए, प्रोबेशन पीरियड, द सिलेक्टेड ऑफिसर्स। अब देखिए, अब आप वहां पे ऑफिसर्स होंगे, तो आप जब सेलेक्ट होंगे, द सेलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी प्रोबेशन फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपका सक्सेसफुली ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आपका 1 साल का उसमें प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड द ऑफिसर विल बी कंसीडर्ड फॉर द कंफर्मेशन एज पर कंपनी पॉलिसी। उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हैं उस पर मैं चर्चा कर देता हूं। हाँ, उसके बाद आप देख लीजिए कि सिलेक्शन मैथोलॉजी क्या होगा, आपका सिलेक्शन उसका मैथोलॉजी क्या है। तो देख लीजिए, फॉर पोजीशन E0 जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल, मैं पहले ही बता दिया हूं कि इस पोस्ट के बारे में मैं ज्यादा बातें करूंगा। द मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्राइज ऑफ सीबीटी टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। 3 फेज में होगा। आपका सीबीटी टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको जो क्राइटेरिया है आगे मैं बात करूंगा। अब देखिए, अब क्या है, सीबीटी टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू टाइप का, और इसमें नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, पहले कुछ दोस्त ये भी पूछते हैं बाद में कि बता दीजिए कि सर क्या उसमें निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, तो उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, और क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, एक जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड में आपको इंग्लिश भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट मैथमेटिक्स रहेगा, और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, ये इसमें लॉजिकल रीजनिंग ये सब रहेंगे। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल में तो आपके ब्रांच से रहेंगे, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। इस वीडियो के बाद मैं आपको सिलेबस का भी वीडियो लाऊंगा। इसके बाद हो सकता है मैं आपके लिए वो वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से आपको कहां से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो उसका मैं वीडियो इसके बाद लाऊंगा। ठीक है,
उसके बाद अब देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देख लेना है। ये देखिए 3 फेज में होगा आपको सीबीटी टेस्ट, जो कि अगर आप सीबीटी क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से उसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। अब देखिए सीबीटी टेस्ट में टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें आपको 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी, चाहे आप एसटी, एफसी, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपको उसको सीबीटी को जस्ट क्वालिफाई करने के लिए भी आपको 50% मार्क्स चाहिए है। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल दोनों मिलाकर के आपको 60% फॉर यूआर एंड 54% फॉर द एसटी, एसटी, ओबीसी, इसके लिए आपको चाहिए। ठीक है, मतलब टेक्निकल जो क्वेश्चन रहेंगे आपको उसमें 50% लाना है, और जो नॉन टेक्निकल है ओवरऑल टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला करके आपको 60% उसका होना चाहिए मार्क्स, तब आप सीबीटी क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में भी कुछ मार्क्स होंगे, इसमें आपको मार्क्स मेंशन नहीं किया है कि कितने मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा, कितने मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, इसमें मार्क्स नहीं किए हैं, बट वो लोग मार्क्स उसे फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड 40%, इसका जो स्किल टेस्ट का मार्क्स है उसका 40% आपको लाना है, और अगर यू आर ईडब्ल्यूएस से है तो और 33.33% एसटी, एससी के लिए है। ठीक है, और इंटरव्यू में भी आपको 40% यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए और 33.33% एसटी और एससी के लिए है, और ओबीसी के लिए। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, पर्सनल इंटरव्यू में भी मार्क्स दिए जाएंगे, सबका मार्क्स उसके बाद जो मेरिट बनेगा वो आपका देखिए ओवरऑल क्वालिफाइंग इन सीबीटी, ठीक है, प्लस स्किल टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू, सबका आपको जो है 60% होना चाहिए उसका ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स। तो सबको इस तरह से क्वालिफाई किया जाएगा, उसके बाद वो सीट के अनुसार वो अपना ऊपर से जितना सीट है उतने बच्चों का सिलेक्शन कर लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें था, इसलिए मैं इसको चर्चा कर दिया। इसके बाद नोट में लिखा हुआ है द डिटेल्स रिलेटेड टू सिलेबस फॉर सीबीटी विल बी अपलोडेड ऑन एचआरआरएल वेबसाइट इन ड्यू कोर्सेज, और इसका जो सीबीटी का जो सिलेबस है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा कुछ समय बाद। और इससे पहले जो एग्जाम हुआ था इस जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, केमिकल वालों के लिए, तो इससे पहले वाला सिलेबस है, आई थिंक वो सेम ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का उसका था सिलेबस। तो पिछले वाला जो है मैं वो आपके लिए लेके आऊंगा, और 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, अगर वेबसाइट पे अभी फिर नया आ जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ये सब तो बता ही दिए, इस पे तो हम लोग बात कर लिए। अब ये सब दूसरे पोस्ट के लिए है, ये आप उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या कैसे होगा ये तो बहुत बाद की चीजें हैं, जब आप रिटर्न क्रैक कर लेंगे तो खुद ब खुद आप एक बार इसको पढ़ लेना, अभी इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन कंसेशन ये सब है, ये सब जरूरी नहीं है, फॉर्म भरने में आप बस फॉर्म अच्छे से अप्लाई कीजिए और उसका प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद की चीजें हैं मेडिकल, ये सब उस पर आप बाद में भी ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में ही लिखा हुआ है मैक्सिमम एज जो है 25 होना चाहिए, तो उसमें अगर एसटी और एससी से है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका एज 30 से बिलो है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और ओबीसी के लिए 3 इयर्स और 10 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी यूआर, और 30 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी ओबीसी। ठीक है,
एंड 15 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी SC ST। तो ये एज रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो और बाकी चीजें आप लोग इसमें से देख लीजिए, बाकी चीज पे मैं कर चर्चा नहीं। अब उसके बाद ये दिया हुआ है कि पीडब्ल्यूडी में कौन कौन एलिजिबल हैं, तो ये लिखा हुआ है जैसे OL, वन लेग। OL कहने का मतलब वन लेग, अगर किसी भाई का, किसी दोस्त का एक पैर से वो विकलांग है, हैंडीकेप्ड है, तो वो भी एलिजिबल है। क्योंकि बहुत जनरली क्या होता है कि केमिकल वालों में हैंडीकेप्ड को नहीं कंसीडर किया जाता है, एलिजिबल नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें ये पहली वैकेंसी है जिसमें मैं देख रहा हूं कि हैंडीकेप्ड को भी एलिजिबल है। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई भाई ऐसे भी हो जो हैंडीकेप्ड हो और केमिकल से डिप्लोमा किए हैं, तो उनको ये जरूर भेज दीजिए, या BSc किए हैं केमिस्ट्री ऑनर्स से, उनको भी भेज दीजिए ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकें, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, ये आप लोग पूरा देख लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह से आपको अप्लाई करना है, 17 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, ऑनलाइन ही करना है, www.hrr. और किस तरह से अप्लाई करना है उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। इसके बाद पेमेंट की अब हम बात करते हैं, ठीक है। पेमेंट एप्लीकेशन फी के बारे में बात करते हैं। तो SC ST PWD कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। अगर ST SC और PWD कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फी नहीं लगेगा, ठीक है। और UR OBC EWS कैंडिडेट है तो आपको 1180 रुपया लगेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फी 1000 है जिसमें कि 18% GST जोड़ करके वो, प्लस में आप पेमेंट गेटवे चार्ज, अगर जिस भी आप वो अपना जिस भी एप्लीकेशन से करेंगे उसका जो चार्ज होगा वो आपको लगेगा। पेमेंट मोड आपको डेबिट कार्ड से कर लेना है या फिर क्रेडिट कार्ड से करना है या फिर नेट बैंकिंग से आपको या UPI नेट बैंकिंग वगैरह से कर लेना है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद ये सब आप पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए, एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, इसलिए थोड़ा सावधानी से आप लोग करिएगा। एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल इफ द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड फॉर एनी रीजन, ये नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप ये सब पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। पूरा मैं नहीं पढ़ के बताऊंगा और बहुत ज्यादा लंबा हो गया वीडियो, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लीजिए, ये 9 नंबर पॉइंट देख लीजिए, स्टार मार्क्स लगा देता हूं। कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड BE या BTech इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर 3 years डिप्लोमा आर also eligible to apply, provide the course requirement for award of BTech in any of the discipline mentioned in the advertisement। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हम बीटेक किए हैं, क्या एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर बीटेक किए हुए हैं, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड बीटेक आर ऑल्सो एलिजिबल, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बीटेक किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके बाद पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा, पूरा इंस्ट्रक्शन है, एक बार पढ़ना जरूरी होता है। फॉर्म भरने में कहीं दिक्कत हो तो भी आपको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा कि कहां से आपको अप्लाई करना है, क्या क्या फिल करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।